नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आई.पी. त्रिपाठी यूपीएसआई परीक्षा के लिए संविधान और मूल विधि की प्रश्न श्रृंखला को लेकर आपके साथ हूँ। ये प्रश्न श्रृंखला हमारी 11वीं प्रश्न श्रृंखला है और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये प्रश्न श्रृंखला हमारी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की यह श्रृंखला हमारी इस श्रृंखला की कड़ी की अंतिम श्रृंखला है, अर्थात ये आज का अंतिम वीडियो है हमारा जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों पर आधारित है। इसके बाद हम जल्दी ही एक नई प्रश्न श्रृंखला यूपीएसआई के लिए संविधान और मूल विधि की शुरू करेंगे जो कि संभावित प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला होगी। तो इस प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न हम देख लें क्या है। तो आइए देख लें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती और 4 विकल्प दिए हैं। ए त्याग, बी समाप्ति, सी वंचन और डी देशीकरण। तो वास्तव में क्या है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग दे तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, या उसकी नागरिकता सरकार के द्वारा समाप्त कर दी जाए या उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। इन तीनों स्थितियों में नागरिकता रद्द हो जाएगी, लेकिन देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, इसके द्वारा नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। वास्तव में भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर दी जाती है और ये 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। ये 5 प्रकार कौन से हैं? एक, जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। दूसरा, वंश क्रम के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा। चौथा, देशीकरण के द्वारा और 5वां, भूमि अर्जन की स्थिति में। इन 5 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। तो देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, इससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होती। नागरिकता प्रदान करने के ये 5 आधार हैं। नागरिकता प्रदान करने के आधार, ये 5 आधार हैं। इन आधारों पर नागरिकता प्रदान की जाती है और वंचन, समाप्ति या त्याग के द्वारा नागरिकता रद्द होती है। तो इसके बाद में फिर हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो आए दूसरे प्रश्न को हम देख लें। कौन सा है दूसरा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में 4 विषय दिए हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। ए, पशुओं के प्रति क्रूरता अपराध अधिनियम। बी, आर्थिक और सामाजिक योजना। सी, दिवालियापन और शोध अक्षमता और डी, डाकघर बचत बैंक। तो वास्तव में डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची की क्रम संख्या 39 पर यह विषय आता है, 39वें नंबर पर आता है संघ सूची में। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। और इसके बाद में फिर हम देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देख लें तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। भारतीय गणराज्य में और रिक्त स्थान दिया गया है, इसके बाद आगे लिखा है शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से। आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है। 4 विकल्प हैं। ए, राज्यपाल शासन। बी, आपातकाल। सी, राष्ट्रपति शासन।
डी कर्फ्यू। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, राष्ट्रपति शासन। इसके बाद अब हम देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? विकल्प ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। तो वास्तव में जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से ही यह बजट पास होता है, क्योंकि उस राज्य की विधानसभा या तो निलंबित होती है या भंग होती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, लोकसभा। इसके बाद हम देखते हैं आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो इस 5वें प्रश्न को देख लें हम, क्या पूछा गया है इसमें, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और विकल्प है ए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, विकल्प बी उपराष्ट्रपति, विकल्प सी राज्यपाल और विकल्प डी राष्ट्रपति। तो वास्तव में राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 316 में प्राप्त शक्ति के आधार पर। अनुच्छेद 316 में प्राप्त शक्ति के आधार पर राज्यों के राज्यपाल उस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है विकल्प सी। और अब अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 6। 6वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब प्रारंभ के समय कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। और इसके बाद देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो 7वें प्रश्न में हम देख लें क्या पूछा गया है, रिक्त स्थान है पहले, फिर आगे लिखा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें यह देखना है कि कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो वास्तव में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, राष्ट्रपति। अब इसके बाद हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो 8वें प्रश्न को देख लें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 ये मूल विधि के प्रश्न होते हैं। तो यह 8वां प्रश्न मूल विधि का प्रश्न है। क्या पूछा गया इसमें, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? और 4 विकल्प हैं, ए खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, बी है अप्राकृतिक अपराध, विकल्प सी है हत्या का प्रयास और विकल्प डी है अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो वास्तव में धारा 307 का संबंध आईपीसी की धारा 307 का संबंध है हत्या का प्रयास से। तो इस प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, हत्या का प्रयास। अब इसके बाद हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आइए 9वां प्रश्न देख लें क्या पूछा गया इसमें, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? और विकल्प है ए 7 वर्ष, विकल्प बी 12 वर्ष, विकल्प सी 5 वर्ष और विकल्प डी 3 वर्ष। तो वास्तव में दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत। तो अब इसके बाद में हम देख लें आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आए देख लें 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेन देन नहीं होता
उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है? और विकल्प ए है 30 सितंबर, विकल्प बी है 30 नवंबर, विकल्प सी 31 अगस्त और विकल्प डी 31 जुलाई। तो ऐसी कंपनी जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए आयकर रिटर्न जमा करने की नियत तारीख होती है 30 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए 30 सितंबर। इसके साथ ही हमारी यह प्रश्न श्रृंखला के 10वें प्रश्न पूरे होते हैं और इसके साथ ही हमारी यह प्रश्न श्रृंखला भी पूरी होती है, जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में यूपीएसआई की जो पिछली परीक्षा हुई है उस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करा रहे थे। और इस दौरान हमने 11 प्रश्न श्रृंखलाएं जारी की, उनके वीडियो हमने आप तक भेजे और आप उसका लाभ प्राप्त किए होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आगामी प्रश्न श्रृंखला हम बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे। ये यूपीएसआई के संभावित प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला होगी। इसमें भी प्रत्येक वीडियो में हम 10 प्रश्न हल करवाएंगे, जिसमें से 7 प्रश्न संविधान के और 3 मूल विधि के होंगे, जो कि हमारे द्वारा सृजित किए हुए बिल्कुल नए प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी के परीक्षा में आने की संभावनाएं पूरी रहेंगी। तो हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और हमारे चैनल पे कई परीक्षाओं के लिए प्रश्न श्रृंखलाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ लेते रहें और जल्दी ही यूपीएसआई के लिए जो प्रश्न श्रृंखला हम नई शुरू करेंगे उसका भी लाभ लें। धन्यवाद।